ओके, अच्छा। अ, तो हमने इस इक्वेशन को जो है ना वो पहले प्रूव किया था, सही है। अब इस इक्वेशन की जो है ना सिंपल एक जो है वो एक ऐसी बात जो कि आप लोगों को बताना बहुत आसान है, इंजीनियर्स को। ये खुदा ना खास्ता किसी और को बतानी पड़े तो शायद बहुत ही मुश्किल हो जाए। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो है जी एक क्या कहूँ मैं, एक क्या हुआ इसको, हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, चार तरह की एनर्जीज हैं जनाब, ACSE, एयर यूज टू हीट अप द एयर, एनर्जी यूज टू हीट अप द एयर। अब इस कंटेनर के आसपास एयर कितनी ही ज़्यादा होगी जिसको सूरज को हीटअप करना पड़ेगा भाई, सैकड़ों मीलों के हिसाब से एयर फैली होगी। जैसे फैसलाबाद देख लें, फैसलाबाद का जितना एरिया है, ठीक है, उसके अंदर जितनी एयर है, अब सपोज करो कि ये कंटेनर फैसलाबाद के अंदर पड़ा हुआ है, तो जितना फैसलाबाद का एरिया है उसके अंदर एयर तो जो है वो इतनी ज़्यादा होगी जिसकी हद ही नहीं है। तो सूरज को अच्छी खासी एनर्जी जो है ना वो लगानी पड़ेगी एयर को हीटअप करने के लिए। तभी तो सुबह सूरज जो है वो निकलता है तकरीबन 5 बजे के आसपास, और गर्मी जाती है, जाके गर्मी आती है तकरीबन 8 बजे के साथ। 3 घंटे लगते हैं प्रॉपरली इसको हीटअप करते हुए एयर को, सूरज को, है ना। अच्छा खासा उसको वर्क करना पड़ता है एयर को हीटअप करने के लिए सूरज को। फिर दूसरी बात, उसको कितनी ज़्यादा जो है ना वो एनर्जी जो है वो ऑब्वियसली जो है ना चाहिए होगी वाटर को इवेपोरेट करने के लिए। समझ रहे हो इस बात को, कि जाहिर बात है कि पहले जो है ना सराउंडिंग को ये करना, फिर फलां को करना, फिर फलां को करना, तो इसको इवेपोरेट करने के लिए भी अच्छी खासी एक एनर्जी जो है ना पानी को चाहिए। सूरज को जो है ना पानी को इवेपोरेट करने के लिए आसपास इसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको उसको इवेपोरेट करना होता है, मतलब एनर्जी उसको देनी होती है। लेकिन एनर्जी यूज टू हीट अप द सराउंडिंग, मतलब कंटेनर को हीट करना कौन सा बड़ा मसला है सूरज के, छोटा सा कंटेनर एज कम्पेयर टू एयर। अगर आप कंटेनर देखो तो कंटेनर तो बहुत छोटी सी एक एंटिटी है। आप इमेजिन करोगे कि फैसलाबाद के अंदर कंटेनर पड़ा हुआ, क्या औकात है उसकी फैसलाबाद के एरिया के बराबर की। यानी कि एयर तो पूरे के पूरे फैसलाबाद में ना, कंटेनर एक छोटे से एरिया के अंदर पड़ा हुआ है। तो आप एक लिहाज से ऐसे ही आप कह सकते हो कि जो पानी को हीटअप करने के लिए जो है ना वो एनर्जी चाहिए, जब जब एयर हीट अप हो गई पानी अपने आप हीटअप हो जाएगा, वॉल्स जो है ना उसकी अपने आप वो हीटअप हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि एयर का हीटअप होने के बाद ये इसका हीटअप होना, सराउंडिंग का हीटअप होना और पानी को हीट करना कोई बड़े मसले वाली बात जो है ना वो नहीं है। क्लियर है ये वाली बात। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये जो वैल्यू है सी की और एस की, सी वैल्यू ऑफ सी पैरामीटर एंड वैल्यू ऑफ एस पैरामीटर, ये तो जनाब ऑलमोस्ट इक्वल टू जो है ना वो निग्लिजिबल है, ठीक है। निग्लिजिबल क्यों है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने एग्जाम में ये बात पूछनी है, मैं लिख तभी नहीं रहा कि मुझे पता है कि मैंने एग्जाम में ये बात पूछनी है आपसे, ठीक है। क्या वजह है कि सी और एस निग्लिजिबल है। देखें जी बात ये है कि सी क्या है, सराउंडिंग को हीट कर रहा है पानी की सराउंडिंग में क्या कंटेनर की वॉल है जनाब, सही है। अब एक तरफ आपने पूरे जो है ना जो इसके आसपास एयर है उसको हीटअप करना है। एयर चेक करो कि कंटेनर अगर फैसलाबाद में पड़ा हुआ है और आपने फैसलाबाद की पूरी एयर को हीटअप करना है, तो सूरज को जो है अच्छी खासी एनर्जी लगानी पड़ेगी पूरी की पूरी फैसलाबाद की एयर को हीटअप करने के लिए, सही है। उसके मुकाबले में जो कंटेनर को हीटअप करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है वो तो बहुत थोड़ी है, सही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँगा आपने एयर को हीटअप करना है तो हो सकता है कि आपको मिलियंस ऑफ जूल्स ऑफ एनर्जी चाहिए। इसको जो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो हो सकता है कि आपको मिलियन जो है ना जूल एनर्जी चाहिए आपको इसको एवापोरेट करने के लिए। लेकिन जो कंटेनर है इसको जो है ना एवापोरेट करने के लिए, सराउंडिंग को एवापोरेट करने के लिए हो सकता है कि आपको जो है ना वो, ठीक है, मतलब कि सम जाउल्स चाहिए हो, कुछ जाउल्स हैं वो चाहिए आपको, 10 15 12 13। अब एक जगह 10 लाख है, मिलियन है, और एक जगह 12 13 है, तो ऑब्वियसली 12 13 निग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू कितने 10 लाख के, सही है। ऐसा ही हाल जो है ना वो जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है वाटर को जो है ना हीट करने के लिए, उसका भी यही हाल है कि उसको भी सिर्फ और सिर्फ सम जाउल्स ही रिक्वायर्ड है। क्लियर है ये वाली बात। तो
इस वजह से सिर्फ दो पैरामीटर्स जो है ना वो ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज़ को जो है ना हम लेते हैं इसमें, बाकी हम दो को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत थोड़ी हैं एज़ कम्पेयर टू इसकी वैल्यू के, ए की वैल्यू के। तो क्या हो गया, इक्वेशन जो है ना क्या बन गई यहाँ से, सी और एस को निगलेक्ट करने के बाद, विजिबल करने के बाद जो बाकी हमारे पास इक्वेशन बच गई है वो तो सिंपल इतनी है कि ए प्लस सी। तो क्या ख्याल है, मुझे चूँकि इवेपोरेशन की जो है ना वो चाहिए कि कितनी इवेपोरेशन जो है ना उसको फाइंड करना है कि इवेपोरेशन के लिए कितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल जो है ना ई को इस साइड पे ले आऊँगा। ओहो, ई को इस साइड पे ले आऊँगा और जो मेरा आर एन है वो माइनस में जो है ना क्या आ जाएगा, गलती मेरे से हो रही है यहाँ पे, मैं उसको बार डायरेक्ट ही कर देता हूँ इससे पहले कि मैं कोई ज़्यादा समझा के उसको जो है ना करने की कोशिश करूँ। यार ये बनती है इक्वेशन निकल, ठीक है ना, इज इक्वल टू आर एन माइनस ए। ठीक है, तो आपको एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है आपसे पूछे एवापोरेट करने के लिए, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है आपकी ऑपरेशन के लिए, तो आपने क्या बोला है कि जितनी रेडिएशन एनर्जी है उसमें से जो है ना जनाब आप एक काम करो, आप एयर को हीट अप करने वाली एनर्जी जो है ना उसको माइनस कर दो, तो बाकी जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है वो क्या है, वो आपको इवेपोरेशन के लिए जो है ना वो उसके लिए जो है ना वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ जो आपका जो इक्वेशन नंबर 3 पॉइंट जो है ना वो 10 है बी, उसको उसने ऐसे जो है ना वो प्रूव किया कि इज इक्वल टू आर एन माइनस ए। ठीक है, अब दूसरी अगली चीज़ हम दोबारा से आते हैं एक तरह से वेपर ट्रांसपिरेशन पे, ये थी ऑपरेशन को फाइंड करने के लिए एनर्जी। ठीक है ना, अब हम दोबारा एक तरह से बात करते हैं वेपर ट्रांसपिरेशन की। ठीक है ना, एवापोरेशन की तो बात होगी, और साथ में ट्रांसपिरेशन को भी जो है ना डाल दिया अगर, तो इवेपोर ट्रांसपिरेशन जो है, मैं अगर आपसे पूछूं कि इवेपोर ट्रांसपिरेशन जो है इसकी वैल्यू आपने कैसे मेजर करनी है, तो हम आपने हमेशा एक बात कहनी है कि जी हम हमेशा ईटी जो है ना वो, या ईटी नहीं, मैं इवेपोर ट्रांसपिरेशन को मैं अब ईटी बोलूँगा, सही है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ईटी बोलते हैं तो मैं भी इसको ईटी ही बोलूँगा। ठीक है, अच्छा, जो जो इवेपोर ट्रांसपिरेशन है या कोई भी साइंटिफिक जो नंबर है ना वो किसी ना किसी रेफरेंस से फाइंड होता है। मैं इस बात को ऊपर लिख के देता हूँ कि एवरी साइंटिफिक क्वांटिटी इज फाउंड फ्रॉम अ रेफरेंस। ठीक है जी, मैं मिसाल देता हूँ इसकी, यार मैंने एम ई टी लिख दिया, अब ये तंग करेगा। मैं मिसाल देता हूँ आपको, अगर दो पॉइंट हैं, एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट है। अब कोई आपसे बोले कि यार एक काम करो, ज़रा ये चेक करो कि डिस्टेंस जो है वो ये वाला ज़्यादा है या ये वाला ज़्यादा है, तो आप क्या बोलोगे? एक को मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये वाला डिस्टेंस जो है, अगर मेरे पास लिखा जाए तो मैं इसको ये ए, इसको ए बोल दो ऊपर वाले को, नीचे वाले को बी बोल दो, तो आपने बोलना है कि यार देखो ये जो डिस्टेंस है ना ये बी वाला ये ज़्यादा है। आपने किस रेफरेंस से चेक किया उसको? आपने इसको ए वाले रेफरेंस से चेक किया कि ए का डिस्टेंस जो है ना कम आ रहा है, बी का डिफरेंस जो है ना क्या आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। अब मैं आपसे बोलूँ कि अच्छा ये बात है, तो जी ये डिस्टेंस कैसे, यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना वो कैसे है? तो आपने जो है ना क्या बोला, यार यहाँ का डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। आप किस रेफरेंस से बात कर रहे हो? आप इन की रेफरेंस से आप बात कर रहे हो, मतलब ये डिस्टेंस सी है, ये तो अब ट्रमेंडसली ज़्यादा है उन दो डिस्टेंस से। तो आपने क्या किया, यू बेसिकली एवरी सिंगल टाइम जब आप किसी क्वांटिटी के ऊपर कोई कमेंट करते हो ना, जब भी आप किसी क्वांटिटी के ऊपर कमेंट करते हो तो यू ऑलवेज कमेंट बाय
रेफरिंग टू समथिंग, ठीक है ना, ये सी था ऐसे, ठीक है। तो इनमें से ए बी और सी में से सी जो है, पहले अगर ए बी की बात करें तो हमने बोलना यार बी जो है ना वो कंसिडरेबली ज़्यादा जो है ना है ए से। अब अगर मैं सी भी बीच में ले आया हूँ, अब क्या बोलोगे, नहीं यार सी जो है वो कंसिडरेबली ज़्यादा है ए और बी से। मतलब आपने किस तरह से हर बात जो है एक रेफरेंस से करनी होती है कि जी रेफरेंस जो है ना जब तक अगर ना हो आप किसी साइंटिफिक क्वांटिटी को फाइंड नहीं कर सकते। इनफैक्ट अब मैं आपसे बोलूँ कि इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करो, आप बोलते हो कि जी ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में जो है ना वो 5 सेंटीमीटर है। कैसे, किस रेफरेंस से फाइंड किया जी, हमने इस पॉइंट को रेफरेंस बना के इसको फाइंड किया है। तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में जो वो आ रहा है ना, वो आ रहा है बिलफर्स 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। समझा रही बात की कि 5 सेंटीमीटर क्या है, इट्स अ डिस्टेंस ऑफ दीज टू पॉइंट फ्रॉम वन रेफरेंस। मतलब आपने बिल्कुल इस पॉइंट के रेफरेंस इसका डिस्टेंस फाइंड किया, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब आप अगर इस पॉइंट के रेफरेंस से इसका फाइंड करोगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस पॉइंट के रेफरेंस से इसका डिस्टेंस फाइंड करोगे, ऑब्वियसली आप कहोगे कि इसके बीच में डिस्टेंस जो है ना वो क्या है, इसके बीच में डिस्टेंस जो है ना वो है 60 सेंटीमीटर। मैं सपोज करवा रहा हूँ, इसमें कोई हो सकता है ऊपर नीचे हो। तो ये जो रेफरेंस है, ये साइंटिफिक कोई भी क्वांटिटी आपने मेजर करनी हो ना, तो वो हमेशा किसी ना किसी रेफरेंस से आया करती है। इसी तरीके से जो इवेपो ट्रांसपिरेशन है, ये भी किसी ना किसी रेफरेंस से आती है। इवेपो ट्रांसपिरेशन को जो रेफरेंस है वो क्या है, वो हम कहते हैं वेल वाटर्ड ग्रीन ग्रास, या सिंपल उसको लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि जी वेल वाटर्ड ग्रास भी उसका बोल सकते हो। एक ऐसा मतलब कोई ग्राउंड हो, ठीक है, जिसके ऊपर ग्रास लगी हो, ठीक है, और उसको आपने पानी उतना दिया हो जितनी उसको पानी की ज़रूरत है। मतलब अच्छा खासा आपने उसको पानी दिया हुआ हो, जितना मतलब उसकी पानी की पूरी रिक्वायरमेंट आपने उसकी पूरी की हो। अब वहाँ जो उस ग्राउंड से जो है ना जो इवेपोट्रांसपिरेशन बनेगी ना, जो उस ग्राउंड से इवेपोट्रांसपिरेशन जो है ना वो होगी, उसे हम क्या बोलते होते हैं कि जी ये हमारी जो है ना, ये जो हमारी है ना, ये क्या है, वेल वाटर्ड ग्रास से जो इवेपोट्रांसपिरेशन बनेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कि ये जी हमारी रेफरेंस इवेपोट्रांसपिरेशन, ठीक है ना। रेफरेंस मैं पूरा लिख दूँ, इवेपोट्रांसपिरेशन, ठीक है ना। और इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते होते हैं हमेशा ET नॉट से। सही है, समझ रही इस बात की कि आप हर चीज़, अब मैं समरी इसकी बयान कर दूं, मतलब विद इन 3 लाइनों में इसकी समरी बयान करता हूँ। पहले पॉइंट कि हर साइंटिफिक क्वांटिटी जो है वो किसी ना किसी रेफरेंस से फाइंड होती है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट, इसी तरह से ET भी जो है ना वो किसी ना किसी रेफरेंस से फाइंड होती है, ठीक है। रेफरेंस ET जो है वो क्या होगी, रेफरेंस ET एक ऐसा ग्राउंड जिसके अंदर घास लगी हो और उसको आपने पानी सफिशेंट अमाउंट में दिया गया हो, जितनी उसकी पानी की रिक्वायरमेंट है उसको उतना पानी दिया गया हो। अब जो उस ग्राउंड में से जो है ना, जारी बात है कि घास लगा हुआ है तो घास क्या करेगा, वो ट्रांसपायर भी करेगा और उस ग्राउंड में से पानी इवेपोरेट भी होगा। तो जो वहाँ की जो इवेपो ट्रांसपिरेशन है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज रेफरेंस इवेपो ट्रांसपिरेशन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ET नॉट। जब भी ET नॉट की पढ़ो, समझ जाओ कि ये वेल वाटर्ड ग्रास की एक तरह से रेफरेंस इवेपो ट्रांसपिरेशन की जो है ना वो बात हो रही है, ठीक है। यही वाली बात जो है उसने यहाँ पे डिफाइन की हुई है, जो पेनमैन ने जो है ना की। अब उसने बोला कि जनाब अच्छा, एक तो अब वो करना कैसे है फाइंड जी, यही बात तो चलो होगी, बड़ी अच्छी बात है, इवेपो ट्रांसपिरेशन की आपने बात कर दी है, लेकिन अगर इसको फाइंड करना पड़े तो कैसे फाइंड होगी। मेरा ख्याल है कि ये आपने देखा लैपटॉप काफ़ी स्लो हो रहा है, मुझे इस वाली रिकॉर्डिंग को यहीं पेंड करना पड़ेगा कि ये ना कि रास्ते फिर बंद हो जाए। फिर मैं जब वापस आऊँगा तो इस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को जो है मैं सिंप्लीफाई करूँगा, और मैं फिर यही बात करूँगा कि इस इक्वेशन को देख के आपने जो है ना बिल्कुल भी नहीं घबराना, ठीक है ना। I'm coming back. Stay tuned.